नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खत लिखने के ताजा शौकीन ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लगता है कि अब लोगों को ठगने के साथ साथ सरकार को भी ठगने का इरादा कर लिया है। खतों की झड़ी की शुरुआत उसने तिहाड़ के जेल कर्मियों से की थी, फिर जेलर तक पहुंचा, इसके बाद जेल मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। अब उसी सुकेश ने तिहाड़ के अंदर से एक बिल्कुल नया खत लिखा है। अपने इस ताजा खत में उसने कहा है कि जब से उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर इल्जाम लगाया है, जेल के अंदर उसकी जान को खतरा बढ़ गया। 24 अक्टूबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का पहला खत। मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने अगर उसे कुछ दिया है तो इसमें उसका क्या दोष? मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। कोई मुझे ठग या जालसाज ना कहे, वरना मैं मानहानि का केस कर दूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें ठग लिया गया, वो कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं। सब पढ़े लिखे और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। 2 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा खत। जेल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मुझसे जेल में रहने के दौरान हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगे थे। इसके बाद मुझसे डीजी जेल संदीप गोयल ने भी 1.5 करोड़ रुपए हर महीने मांगे। मुझे दोनों को रुपए देने पड़े। मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए और डीजी जेल संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उन्होंने मुझे राज्यसभा सांसद बनाने का वायदा किया था। 5 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का तीसरा खत। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं, तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? मुझसे कारोबारियों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया। 2016 में हयात होटल में हुए डिनर पार्टी में आप सत्येंद्र जैन के साथ मुझसे क्यों मिले, जिसके बाद मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर 50 करोड़ रुपए दिए। 7 नवंबर 2022 जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का चौथा खत। जब से मैंने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल के बारे में खुलासा किया है, मुझे जेल में लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। जेल में मेरी जान को खतरा है। मैं मेरे और आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसों के लेन देन की सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वैसे मैं केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने अब तक जो भी जानकारियाँ दी है वो सब सही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की जेल में है। जेल से वो लेटर लिखता है, लेकिन जेल के बाहर जैसे ही लेटर वो आता है, उसका सियासी भूचाल मच जाता है। बीजेपी ने पहले दिन से, जब पहला लेटर आया था, तब से ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जो तीसरी चिट्ठी है, उसका मजमून हूबहू वही है जो दूसरी चिट्ठी में था, जिस पर उसने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन समेत जो डीजी तिहाड़ थे, फिलहाल उनका ट्रांसफर हुआ है, संदीप गोयल, उन पर आरोप लगाए। सुकेश ने आरोप लगाया कि जब पहली चिट्ठी एलजी को लिखी, उसके बाद लगातार उसे सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से धमकी दी जा रही है। इसके अलावा आरोप लगाया कि जब उसने पहली चिट्ठी लिखी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे महाठग बताया। तो सवाल अरविंद केजरीवाल से भी उसने किया है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे पैसे क्यों लिए? मुझसे 2016 में ग्रैंड हयात के होटल में अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात क्यों की? उसके अलावा कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने जो कैलाश गहलोत है, उनके फार्म हाउस पर उनसे पैसे लिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बैठे बैठे ही खतों की ऐसी झड़ी लगा दी है जिसने बड़े बड़ों की सांसें अटका दी हैं। पिछले 2 महीनों में उसने जेल से एक कर 4 खत लिखे हैं और इन सभी के सभी खतों में एक से बढ़कर एक खुलासे या यूं कहें कि इल्जाम दर्ज हैं। और 3 खत तो इसी नवंबर महीने में सामने आए हैं और इन तीनों के तीनों खत में आम आदमी पार्टी और जेल प्रशासन के खिलाफ कई संगीन इल्जाम हैं। उसके खतों के इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई
जब उसने पिछले महीने मीडिया के नाम लिखे गए एक खत में खुद को बेकसूर बताने के साथ साथ अपनी खास दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को ठगी के तमाम इल्जामों से परे और बेकसूर बताने की कोशिश की थी। लेकिन नवंबर का महीना आते आते मानो उसने अपने सारे खतों की नोक सीधे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और जेल प्रशासन की तरफ मोड़ दी और अब हर गुजरते दिन के साथ उसके खतों में मौजूद इल्जामों की धार और तेज होती जा रही है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर के खतों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के विरोधी जहां इसे सुकेश के साथ आम आदमी पार्टी की मिली भगत करार देने में लगे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इन सब के पीछे सीधे सीधे बीजेपी का हाथ होने का इल्जाम लगा रही है। कुल मिलाकर महाठग के इन खतों ने अचानक से जैसे सियासी रस्साकशी भी तेज कर दी है। वैसे सुकेश के खतों से सियासत की बू इसलिए भी आती है क्योंकि हाल ही में उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो 3 खत लिखे हैं, वो तीनों के तीनों खत उसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के नाम लिखे हैं। और सत्ता संतुलन की थोड़ी भी खबर रखने वाला शख्स ये आसानी से बता सकता है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर असल में केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और दिल्ली की सियासत में उनकी हैसियत क्या है। ठगी के आरोप में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी दिल्ली के एलजी के नाम लिखी है। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि उसने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठियां एलजी के नाम लिखी थी, उसमें उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि इस चिट्ठी जो सुकेश ने जेल के अंदर से लिखी थी, उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर सुकेश ने जिस वक्त इन चिट्ठियों को लिखा उसकी टाइमिंग की जांच की जानी चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सुकेश ने चिट्ठियां जो लिखी उसके पीछे का मकसद कुछ और है। इन खतों के सियासी मायने और इन्हें लिखे जाने की टाइमिंग के बारे में और बातें करें। आइए उससे पहले एलजी के नाम लिखे गए सुकेश चंद्रशेखर के तीसरे खत के कुछ खास हिस्सों पर एक निगाह डाल लेते हैं। इस खत में सुकेश ने एलजी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगाए गए इल्जामों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। सुकेश ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने मुझे महाठग कहा है और ट्वीट किया है कि बीजेपी इलेक्शन के चलते मुझे आगे रख रही है। ये सब बातें दरअसल मुद्दा भटकाने की कोशिश है। जब से मैंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर खुलासे किए हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। जेल में मेरी जान को खतरा है। ऐसे में इन इल्जामों की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अगर मैं महाठग हूं तो 2016 में कैलाश गहलोत के असूला फार्म हाउस पर मुझसे सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ रुपए क्यों लिए थे? क्यों उसी शाम केजरीवाल और जैन मुझसे बीकाजी के हयात होटल में डिनर पर मिले और साउथ इंडिया से 20 से 30 लोगों को पार्टी में लाने के लिए कहा जो 500 करोड़ रुपए दे सके? क्यों 50 करोड़ रुपए देने पर इतने कम समय में उन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने की बात कही? जो भी आरोप सुकेश लगा रहा है, आपको बता दूं आज तक उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि कोई एविडेंस नहीं दिया है। एलजी को चिट्ठी ये लिखी है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो एक के बाद एक चिट्ठी सुकेश जरूर लिख रहा है, लेकिन सबूतों के नाम पर फिलहाल कुछ भी सामने उसने नहीं रखा है। अपने वकीलों के मार्फत वो तमाम ये चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन इस चिट्ठी से सियासी पारा गर्म हो चुका है। पहले बीजेपी ने हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, जिसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ था उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उसके अलावा खुद जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज है विधायक, उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक सुकेश बन चुका है। सुकेश ने अपने इस खत में अब तक कही गई बातों के हक में सारे जरूरी सबूत देने की भी बात कही है। उसने एलजी को लिखा है कि वो सबूतों के साथ एजेंसी के सामने अपनी बात रखने को तैयार है। उसने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के साथ हुए एक एक कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताना चाहता है। सुकेश ने खत में आम आदमी पार्टी के कर्नाटक प्रमुख को भी केजरीवाल से इंट्रोड्यूस करवाने का दावा किया है। उसने लिखा है,
पूर्व कमिश्नर भास्कर राव को मैंने कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल से मिलवाया, क्योंकि उनकी बेटी मेरी कॉलेज की दोस्त है और मेरे कहने पर ही भास्कर राव को कर्नाटक में पार्टी में शामिल किया गया। इलेक्शन सिंबल मामले में 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन मुझसे जेल में मिलने आए थे और ये पूछ रहे थे कि पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने के बारे में मैंने किसी एजेंसी को तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे चतुर्वेदी के जरिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगे थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सुकेश ने एलजी को लिखे अपने इस तीसरे खत में 4 बिंदुओं को प्रमुखता से सामने रखा है। इस खत का पॉइंट नंबर 1, मैंने केजरीवाल के आदेश पर 7 ट्रांजैक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ रुपए दिए। ये रुपए मेरे और मेरे सेक्रेटरी गोपीनाथ के जरिए कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर दिए गए। पॉइंट नंबर 2, सत्येंद्र जैन के कहने पर साल 2019 में मैंने उनके एसोसिएट चतुर्वेदी को 10 करोड़ रुपए दिए। ये रुपए बेंगलोर में दिए गए। पॉइंट नंबर 3, सत्येंद्र जैन के कहने पर मैंने डीजी जेल संदीप गोयल को मॉडल टाउन के हल्दीराम और सिविल लाइंस में बीपी पेट्रोल पंप में साल 2019 से 2021 के बीच उनकी कार नंबर DL1 CAD 3009 में 12.5 करोड़ रुपए दिए, जिसका कंफर्मेशन सत्येंद्र जैन को दिया। पॉइंट नंबर 4, मैं इन सारी बातों की और डिटेल जानकारी देने को तैयार हूँ। सारे सबूत मैं जांच एजेंसियों को दे सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि डीजी संदीप गोयल रोजाना जेल नंबर 7 में बंद सत्येंद्र जैन से मिलते थे, ये जानने के लिए कि उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। वैसे सिर्फ इन 3 खतों में ही नहीं, सुकेश ने पहले भी जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मिल रही सुख सुविधाओं को लेकर उसने शिकायत की थी और बताया था कि किस तरह सत्येंद्र जैन जेल में बैठे बैठे आराम से मसाज करवा रहे हैं। और इसके अलावा उसने जेल के कम से कम 80 अधिकारियों और कर्मचारियों का जिक्र करते हुए पहले ही ये बताया था कि जेल में बंद रहने के दौरान ये सारे लोग नियमित रूप से उससे वसूली करते थे और पूरा का पूरा जेल किसी संगठित गिरोह की तरह काम करता था। सुकेश की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस मामले की पहले ही जांच कर रही है। दिल्ली आज तक। सुकेश चंद्रशेखर को यूं ही आज के दौर का सबसे बड़ा ठग नहीं कहा जा रहा। उसे हर दाव पता है। उसे पता है कि कौन सा खत कब और किसके नाम लिखना है। 80 जेल कर्मियों के जेल में ही रहने का इंतजाम तो वो पहले ही कर चुका था। बाकी रही सही कसर उसने तिहाड़ के सबसे बड़े जेलर की विदाई कर पूरी कर दी। इस खत से पहले उसने आखिरी खत उन्हीं जेलर साहब के नाम लिखा और उन्हें भी लपेट दिया। देश की किसी जेल में शायद ही ऐसा खेल कभी हुआ हो। अमूमन जुर्म करने के बाद मुजरिम जेल जाता है और वहां अपने किए की सजा काटता है, मगर यहाँ एक ठग जेल जाता है और फिर जेल से ही ठगी का अपना कारोबार ऐसा फैलाता है कि लगभग पूरा का पूरा जेल अमला ही उसके कारोबार में पार्टनर बन जाता है। अंधी लूट मच जाती है जेल के अंदर, पर फिर जैसे ही ठग पर गाज गिरती है वो एक एक कर अपने पार्टनर का नाम लेना शुरू कर देता है। 80 से 85 नाम तो पहले ही ले चुका था। उनमें जेल के सरदार का नाम भी शामिल था, मगर सरदार को बेअसरदार अब जाकर किया गया। जी हां, देश की सबसे नामचीन तिहाड़ जेल के सबसे बड़े जेलर यानी जेल महानिदेशक संदीप गोयल ठग सुकेश चंद्रशेखर का सबसे ताजा शिकार बनते हुए तिहाड़ से बाहर कर दिए गए। उनसे कहा गया है कि अब वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जाकर बैठें और अगले आदेश का इंतजार करें। वैसे सुकेश समेत दिल्ली के जेल मंत्री भी इस वक्त जेल में ही हैं। ठग ने नाम उनका भी लिया है, पर उनकी खबर का अभी इंतजार कीजिए। फिलहाल तो सबसे बड़े जेलर से पूर्व हो चुके संदीप गोयल की बात करते हैं। इधर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक खत लिखकर गोयल पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए।
और उधर डीजी जेल संदीप गोयल को शुक्रवार को उनके पद से हटाकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने को कहा गया। अब 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय बेनीवाल को डीजी जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन संदीप गोयल के तबादले की इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको तिहाड़ में ही बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी पर एक निगाह डाल लेनी चाहिए। वो चिट्ठी जो 1 नवंबर को सामने आई थी। सुकेश ने जेल में बैठे बैठे ही ये खत उपराज्यपाल के नाम लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन डीजी जेल संदीप गोयल के जरिए उसे धमकाया करते थे। जैन और उनके लोग उससे जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे और डीजी संदीप गोयल इसके लिए उसे लगातार डरा रहे थे। हारकर उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए और डीजी जेल संदीप गोयल को 12 करोड़ रुपए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस चिट्ठी के आम होते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने जेल में चल रहे रिश्वतखोरी के इस खेल को महाठग सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच का फ्रेंडली मैच करार दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुकेश ने गोयल पर इल्जाम लगाया, बल्कि इससे पहले भी सुकेश ने अपने खिलाफ चल रहे ठगी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस और ईडी से गोयल के बारे में शिकायत की थी। यहां तक कि सुकेश ने गोयल के खिलाफ इस सिलसिले में अदालत में याचिका भी दाखिल कर रखी है। लेकिन इसी बीच उपराज्यपाल को खत लिखकर मानो उसने इस मामले को नए सिरे से हवा दे दी है, जिसका असर अब गोयल के तबादले के तौर पर देखा जा रहा है। सुकेश ने इससे पहले जेल में कुल 82 अफसरों और कर्मचारियों पर संगठित तौर पर वसूली का रैकेट चलाने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग न सिर्फ इस मामले की जांच कर रही है, बल्कि इस सिलसिले में कई अफसरों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े हो, महंगे गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर ड्रिंक्स या कुछ और। सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। दिल्ली आज तक। जो सुकेश चंद्रशेखर आज तिहाड़ के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, वही सुकेश कभी इसी जेल का सबसे लाडला कैदी हुआ करता था। जेल के अंदर जेल की मेहरबानी से खुलेआम वो अपना ठगी का धंधा चला रहा था, मगर जैसे ही उसकी पोल खुली पल में सब कुछ बदल गया।
आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। अब आइए इस मामले की अब तक की तफ्तीश और तफ्तीश में सामने आए तथ्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में सबसे पहले 7 अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 384, 386, 388, 406, 409, 419, 420, 468, 471, 506, 186, 353 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा आईटी एक्ट और मकोका की धाराओं के तहत भी इल्जाम थे। इस केस में सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में रहते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम था, जबकि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी मदद करने के आरोप थे। आगे इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई और तब जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जहां सुकेश चंद्रशेखर को बंद रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 की फुटेज की जांच करने पर यह पाया गया कि सुकेश के बैरक में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रेंज को पर्दों और पानी की बोतलों से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था और इस पूरे समय में कैमरों के व्यू को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हद तो ये रही कि इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए तैनात वार्डर नीरज मान ने अपने रोस्टर में इस सिलसिले में टिप्पणियां भी की थी। लेकिन न सिर्फ उन टिप्पणियों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया, बल्कि जांच में यह पता चला कि जेल के अफसरों ने खुद वार्डर नीरज मान को इस तरह की टिप्पणियां करने से मना किया था, जो इस बात का सबूत है कि जेल से चलाए जा रहे ठगी और वसूली के रैकेट में किस तरह रोहिणी जेल के अफसर ही सुकेश चंद्रशेखर की ढाल बनकर खड़े थे, उसकी मदद कर रहे थे। ड्यूटी रोस्टर की जांच और कुछ आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस को और भी कई हैरान करने वाली बातें पता चली। ये साफ हुआ कि सुकेश के बैरक में सिर्फ उसकी मर्जी के स्टाफ को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाता था, यानी ये स्टाफ उसकी निगरानी के लिए नहीं बल्कि उसकी फरमाइशें पूरी करने या फिर यूं कहें कि उसकी तीमारदारी के लिए होते थे। कब्जे में लिए गए फोन की सीडीआर और आईपीडीआर की जांच से भी ये पता चला है कि इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर धड़ल्ले से जेल में लगातार 2 मोबाइल फोन यूज कर रहा था और इसी आधार पर पुलिस ने तब जेल के 8 अफसरों और मुलाजिमों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये न सिर्फ जेल से चल रहे सुकेश की ठगी के खेल से वाकिफ थे, बल्कि इस जुर्म को अंजाम देने में उसकी पूरी मदद कर रहे थे। जब सुकेश ने भ्रष्टाचार किया था और उसमें तिहाड़ जेल के 80 से ज्यादा अफसर नापे गए थे, उस वक्त भी डीजी संदीप गोयल थे। लेकिन उस वक्त सरकार ने डीजी संदीप गोयल को तिहाड़ जेल से नहीं हटाया था। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया? जानकारों की माने तो सुकेश का लेटर बम इस पूरे मामले में अहम साबित हुआ। दरअसल इस लेटर में उन्होंने संदीप गोयल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और यह कहा था कि संदीप गोयल को उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यह बात और है कि इस मामले का सबूत सुकेश अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन उससे पहले ही डीजी तिहाड़ यानी संदीप गोयल की छुट्टी कर दी गई। कैमरामैन विनोद और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी। www.crimetak.in पर।